स्वागत है मित्रों। मैं डॉक्टर एस के सक्सेना, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। आज बीकॉम पार्ट 2 के विद्यार्थियों से कंपनी लॉ विषय के बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। आइए मित्रों, हम बात करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ के बारे में। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि कंपनी क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कंपनी शब्द का नाम पहली बार सुना हो। हम लोग इस शब्द को भी काम में लेते हैं और दैनिक व्यवहार में, कॉमर्शियल चर्चाओं में फलां कंपनी, रिलायंस कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी, ऐसे कई कंपनियों के नाम हमारी बातचीत में अक्सर आते रहते हैं। इस प्रश्न पत्र में हम कंपनी का वैधानिक स्वरूप, कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या इसका अधिकार क्षेत्र होता है, क्या करती है, कैसे इसका ओरिजिन होता है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस श्रृंखला में आइए पहली बात हम देखते हैं कि कंपनी क्या है। देखिए, हम आम बोलचाल में जिस शब्द को कंपनी के रूप में काम में लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ पिकनिक में गए थे, फ़लाँ टूर पे गए थे, कंपनी बहुत अच्छी थी साथ में, वो कंपनी एक अलग चीज़ है, वो संग साथ है। और यहाँ कॉमर्शियल टर्म्स में हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, वो कंपनी अपने आप में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, लाभ के अर्जन के लिए, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए अस्तित्व में आती है। लेकिन दोनों ही कंपनी में एक बात कॉमन है, जितना कि आप भी समझ सकते हैं कि कंपनी कम से कम एक सिंगुलर चीज़ तो नहीं है। कंपनी का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ, वो कंपनी भी व्यक्तियों का एक समूह है, जिस समूह की स्थापना व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कंपनी स्वरूप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि व्यवसाय के तो अलग अलग स्वरूप भी हैं। जो हमारा एक ऐतिहासिक स्वरूप, जिस रूप में व्यवसाय का आरंभ हुआ था, एकल व्यापार, जिसको हम कहते हैं सोल ट्रेड, जिसमें एक अकेला स्वामी होता है व्यवसाय का, वो अपनी ही पूंजी लगाता है, अपना ही बिजनेस स्थापित करता है, अपना ही प्रोडक्शन करता है, अपने आप ही बेचता है, जो भी मुनाफा होता है अपने ही पास रखता है, अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को भी खुद ही बियर करता है और सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो करता है। समय के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, मार्केट्स के साइज़ बढ़े, ज़्यादा मार्केट्स कवर करने पड़े, तो एक अकेले व्यक्ति द्वारा संपूर्ण बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होने लगा। तो जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इस आवश्यकता ने जन्म दिया व्यवसाय के दूसरे प्रारूप, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप या साझेदारी, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और वो मिलके। तो एक बार ये ऐसा लगा कि एकल व्यापार से जैसे ही हम साझेदारी में आए, साझेदारी में कई लोग हो सकते थे, अलग अलग कामों का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे। नेचुरली सब लोग कुछ ना कुछ कैपिटल लगाएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो सकता था, प्रोडक्शन का लेवल भी थोड़ा बड़ा हो सकता था, कामों में थोड़ा थोड़ा एक्सपर्टाइजेशन भी हो सकता था कि एक आदमी कुछ काम संभाले, एक आदमी कुछ काम संभाले, और जो प्रॉफिट्स होते थे उस प्रॉफिट को वो सभी लोग अपने निर्धारित शेयर में, यानी जिसने जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उस शेयर में उस प्रॉफिट को बांट लेते थे, और यदि लॉस हो जाए तो उस लॉस को भी इसी प्रकार वहन किया जाता था। यहाँ तक सब ठीक था मित्रों, पर इसके आगे औद्योगिक क्रांति के युग में एक ऐसी स्थिति आई, क्योंकि पार्टनरशिप की अपनी सीमाएं थी। पार्टनरशिप में आप 20 से ज़्यादा पार्टनर्स को नहीं रख सकते हो। पार्टनरशिप फर्म की लिमिटेशन है 20 मेंबर्स। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा होने लगा, जैसा हम आजकल देखते हैं कि हज़ारों करोड़ की कंपनी, अरबों रुपए की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो वहाँ 20 लोग भी कम पड़ने लगे। एक एक आदमी को हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हों, और यदि कल्पना कीजिए अगर लॉस हो जाए तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा वो आदमी तो, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो समय ने हमको इस आवश्यकता पर बल दिया कि हमारे पास कोई एक ऐसा प्रारूप हो, जिस प्रारूप में 1, 2, 10 या 20 व्यक्ति नहीं, असंख्य संख्या में व्यक्ति इकट्ठे होकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके और एक बहुत बड़े कारोबार को, एक मल्टीनेशनल कंपनी को, जिससे कई देश इन्वॉल्व हों, प्रोडक्शन किसी कंट्री में होता हो,
बिक्री किसी कंट्री में होती हो, टेक्नोलॉजी किसी कंट्री की हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग किसी अन्य कंट्री के हों, इस प्रकार से एक बहुत विहंगम परिदृश्य में जिस व्यवसाय की हम बात करने लगे, तो उसके लिए जिस प्रारूप की जरूरत थी वो प्रारूप कंपनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रारूप में असंख्य संख्या में लोग अपनी अपनी खून पसीने की कमाई को व्यवसाय में इन्वेस्ट करेंगे, सभी लोग जोखिम लेने के लिए तैयार होंगे, और इतने सारे लोग मिलकर एक व्यवसाय का संचालन कैसे करेंगे, वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ उनकी मीटिंग होगी, कहाँ उनके निर्णय लिए जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत दुष्कर कार्य था। इस कार्य को सुगम बनाने के लिए कंपनी प्रारूप की स्थापना की गई। निसंदेह बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति होते हैं, और हजारों व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने आपस में कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं होता है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होते हैं, बस एक कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। हर एक का अपना अपना शेयर होता है, हर एक अपना अपना अंश इन्वेस्ट करता है, और जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको उसी अनुपात में मिलते हैं। लोगों का मिलना, लोगों का आपस में एक दूसरे को जानना, लोगों का परिचय होना, लोगों का साथ बैठना, ये आवश्यक नहीं है। एक प्रजातांत्रिक देश में भी तो हम ये देखते हैं कि हमारे 130 करोड़ के देश को हमारे द्वारा निर्वाचित एक सरकार चलाती है। उस सरकार में से कुछ लोग मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो सारे देश का शासन करते हैं। इसको कहते हैं प्रतिनिधि प्रबंध, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। कंपनीज भी ठीक इसी पैटर्न पर कार्य करती हैं। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट होता है, शेयर होल्डर्स वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सकते हैं, वो अपने में से मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम कंपनी की भाषा में कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका चयन करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन सब शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को, कंपनी के कामकाज को चलाते हैं, अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रजातंत्र में एक सरकार अपनी जनता के सामने 5 साल बाद आती है, पूछती है भाई हमने सही किया है, गलत किया। अगर उन्होंने सही किया होता है जनता उन्हें दोबारा निर्वाचित करती है, नहीं होता तो जनता उन्हें सबक भी सिखाती है। ठीक ऐसे ही कंपनी में जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने चुना है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी तरफ से कंपनी को चलाते हैं। और वहाँ 5 साल में नहीं, हर साल में एक बार आपको एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में वो वर्ष पर्यंत किए गए कामों का, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट्स का, इनका ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। यदि आपको सब कुछ अच्छा है, भाई एक इन्वेस्टर क्या चाहता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट में मेरे को अच्छा रिटर्न मिलता रहे, मेरा मूलधन अपने आप में सुरक्षित रहे। आपने अगर किसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और अगर आप मार्केट में देख रहे हैं कि मेरे 1 लाख रुपए के शेयर्स मार्केट में 10 लाख रुपए के आज कोई भी लेने को तैयार है, और मेरे को घर बैठे 20% मेरा डिविडेंड, मेरा लाभांश मिल रहा है, तो कोई भी आदमी उस कंपनी से नाखुश क्यों होगा, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दोबारा निर्वाचित करेगा। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे काम करेगा और अपने शेयर होल्डर्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। ये प्रतिनिधि प्रबंध सिस्टम पर चलने वाली चीज़ है कंपनी, जिसका मैनेजमेंट कंपनी के अंशधारियों की तरफ से निर्वाचित एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। मित्रों, बहुत वर्षों तक हमारे देश में कंपनियों का प्रशासन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता था। हाल ही में 2013 में भारत में नया कंपनीज एक्ट प्रभावी हुआ है, क्योंकि समय की आवश्यकताएं बदली हैं, बहुत से कानूनों में परिवर्तन किया गया है, समय के हिसाब से उनको अनुकूल बनाया गया है। तो वर्तमान समय में हमारे देश में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू है, जो कंपनीज को नियंत्रित करता है। अब प्रश्न आता है कि डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या है। तो लॉ की परिभाषा पे हम चलें तो लॉ में लिखा है कि कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित एवं पंजीकृत है। इस अधिनियम यानी जो इस समय हमारे देश में अधिनियम प्रचलित है, उस अधिनियम के अधीन जो निर्मित है और पंजीकृत है, या किसी ऐसी विद्यमान कंपनी से है जिसका निर्माण एवं पंजीयन भारत में प्रभावी इससे पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ। यानी अब 2013 से यह अधिनियम लागू है, पर इससे पहले की जो कंपनीज थी वो 1956 में के अंतर्गत पंजीकृत थी, और 1956 से भी पहले जो भारत में कानून लागू होता था उस कानून के अंतर्गत थी। तो ऐसी कंपनी जिसका निर्माण एवं पंजीयन इस अधिनियम या इससे पूर्व के किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, वो कंपनी कहलाती है। ये बात एक लॉ के दृष्टिकोण से परिभाषा दी गई है, लेकिन उसको समझने के दृष्टिकोण से हम देखें तो एक विद्वान हेने ने
बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, बहुत संक्षिप्त है और बहुत सारगर्भित है। हेने कहते हैं कि कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, जिसकी एक सारू मुद्रा होती है। इसे इंग्लिश में बोलें तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब ये एक एक शब्द इनका हैने जी का बहुत आपको ध्यान से सुनना है। ये कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। देखिए मित्रों, बाय ऑल पर्पस कानून कंपनी को एक पर्सन मानता है, एक व्यक्ति मानता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अदृश्य और अमूर्त है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन लॉ की निगाह में वो अपने आप में एक व्यक्ति है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, अर्थात जिसका जन्म एक वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है, लॉ ने जिसको जन्म दिया है। हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी मतलब पृथक अस्तित्व, जिसका अपने आप में एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है। मैं इन सब बातों को भी आपको और विस्तार से बताऊंगा। जिसका अपना एक पृथक अस्तित्व है विथ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन के लिए हिंदी में हम शब्द काम में लेते हैं अविच्छिन्न उत्तराधिकार। अविच्छिन्न उत्तराधिकार यानी ऐसा उत्तराधिकार जो कभी खंडित ना होता हो। एक गया दूसरा आ गया, दूसरा गया तीसरा आ गया। पर्सन्स में कम एंड पर्सन्स में गो, पर कंपनी अपनी जगह वर्किंग करती रहती है। परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, जिसकी अपनी एक सारू मुद्रा होती है। अर्थात जब लॉ कंपनी को एक व्यक्ति मानता है तो व्यक्ति को तो कई जगह सिग्नेचर्स भी करने पड़ते हैं। तो कंपनी चूंकि एक अदृश्य और अमूर्त व्यक्ति है, वो सिग्नेचर कैसे करेगी? तो उसकी एक कॉमन सील होती है। वो सारू मुद्रा जहाँ लग जाती है वहाँ माना जाता है कि कंपनी के हस्ताक्षर हो गए। प्रोफेसर हेने की ये परिभाषा और भारतीय कंपनी अधिनियम की परिभाषा देखते हुए एक बात हमें पता चलती है कि कंपनी अपने आप में एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व है। थोड़ा इस बात को गौर कीजिए, और मैं ये बात भी कह रहा हूँ कि यदि दो चीज़ आप समझ गए कि कृत्रिम व्यक्ति होना और उसका एक पृथक अस्तित्व होना, तो आगामी चैप्टर्स में आपको कंपनी लॉ को समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। थोड़ा समझाने की दृष्टि से अगर मैं आपसे बात करूं कि आप एक लिस्ट बनाइए एक बार, उस लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम लिखिए जो आपको व्यवसाय करने के लिए, कारोबार करने के लिए 10,000 रुपये विश्वास पे आराम से दे सकते हो। आप बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे तो ऐसे लोगों की लिस्ट जो आपको कारोबार करने के लिए 10,000 रुपये आराम से दे सकते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट 10, 20, 25, 50, 100 तक हो जाएगी। पर मुझे नहीं लगता कि 100 से ज़्यादा ऐसे आप लोग ढूंढ पाएंगे जो आपको कारोबार करने के लिए 10,000 रुपये अपने पास से दे दें कि लो भाई आप कारोबार करो, और जब आपके पास आपका कारोबार खूब चल जाए और आपके पास खूब पैसा हो तो हमारे 10,000 रुपये वापस दे देना। ऐसे भले लोग आपको कहीं मिलेंगे क्या? लेकिन कंपनी को जैसे ही प्रारूप कंपनी का हो जाता है, वैसे ही लाखों लोग और लाखों रुपए लोग कंपनी को कारोबार करने के लिए दे देते हैं। कीजिए आप कारोबार, हमारा पैसा लीजिए और आप कारोबार कीजिए, आप प्रोडक्शन कीजिए, बिक्री कीजिए और हमारा इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रखिए, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देते रहिए और देश का विकास कीजिए, अर्थव्यवस्था का विकास कीजिए। ऐसा क्यों है कि लोग आपको और मेरे को लाखों रुपए नहीं दे सकते लेकिन कंपनी को दे सकते हैं? इसी कारण से हमने कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति बनाया है और इसी कारण से हमने कंपनी का जन्म एक वैधानिक प्रक्रिया से किया है। मैं और आप एक कृत्रिम व्यक्ति नहीं हैं, मैं और आप एक प्राकृतिक व्यक्ति हैं, और प्राकृतिक व्यक्ति के अपने बहुत से विशेष अधिकार भी होते हैं और कुछ गुण दोष भी होते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति को गुस्सा भी आता है, प्राकृतिक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या भी होती है, प्राकृतिक व्यक्ति हमेशा सच बोलता है पर कभी कभी झूठ भी बोल सकता है, प्राकृतिक व्यक्ति जरूर बहुत ईमानदार होता है पर कभी कभी छोटी मोटी बेईमानी भी कर सकता है। और यही कारण है कि हमें आपस में एक दूसरे को आंख बंद करके पैसा देते डर लगता है कि यार कल कोई आदमी कहीं भाग गया, कहीं गायब हो गया, मेरे पैसे ले गया, फिर मैं किससे मांगूंगा।
अर्थात हमको उस पर उतना विश्वास नहीं हो पाता। और यही विश्वास कंपनी पे क्यों हो जाता है? क्योंकि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी कभी झूठ नहीं बोल सकती, कंपनी कभी बेईमानी नहीं कर सकती, कंपनी कभी किसी का पैसा हड़प नहीं कर सकती, कंपनी कभी भाग नहीं सकती। और इन सबसे बढ़ के सबसे अच्छी बात, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, कि कंपनी कभी मर नहीं सकती। इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। कंपनी सदैव जीवित रहेगी। क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा इसलिए डूब जाता है कि भाई जिसको पैसा दिया था वो ही मर गया, आगे उसके कोई बाल बच्चे नहीं हैं, अब सब किससे पैसा लें। तो ये स्थिति कंपनी के साथ कभी नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति है, जिसका जन्म एक वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो उसकी मृत्यु भी प्राकृतिक रूप से नहीं होगी, उसकी मृत्यु भी एक वैधानिक प्रक्रिया से ही होगी। और वो वैधानिक प्रक्रिया इतनी लंबी होगी कि आपको सब कुछ पता चलेगा और आपके सारे पैसे सुरक्षित आपको वापस मिलेंगे, उसके बाद ही कंपनी मरेगी। क्योंकि विधान ने उसमें ऐसा कोई डीएनए, ऐसा कोई जीन्स डाला ही नहीं कि जिससे कंपनी बेईमानी कर सके और आपके पैसे को हड़प कर सके और कहीं गायब हो सके या रातों रात अचानक मर जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए कंपनी के जन्म की प्रक्रिया विधान द्वारा निर्धारित की गई है, कंपनी के कार्य करने की प्रक्रिया विधान द्वारा निर्धारित की गई है। और यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कंपनी को समाप्ति करना पड़े, कंपनी को मारना भी पड़े, तो उसे कहा गया है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी के समापन की प्रक्रिया भी विधान द्वारा निर्धारित एक प्रक्रिया के मार्फत से की गई है। आगे चलते हैं मित्रों, हम बात करेंगे कंपनी की विशेषताएं और कंपनी के लक्षणों की। विशेषताओं की बात करें, इन विशेषताओं का अध्ययन करते हुए आपको काफ़ी कुछ कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। ध्यान से अगर आप समझते हैं इन बातों को, तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कंपनी क्या है, कैसे काम करती है। पहली बात, कहते हैं कंपनी व्यक्तियों का एक पंजीकृत स्वैच्छिक संघ है। ये व्यक्तियों का एक संघ है। प्लूरलिटी यहाँ भी आ गई, मतलब बहुत से व्यक्ति होंगे, बहुत से नहीं तो एक से अधिक व्यक्ति तो हैं ही। व्यक्तियों का एक पंजीकृत, ये अपने आप में एक रजिस्टर्ड बॉडी है, जिसके लिए कंपनी के लिए हम रजिस्टर्ड शब्द काम में नहीं लेते, इसके लिए कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है और नो डाउट एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अर्थात आपको कभी कोई आके फोर्स नहीं करेगा कि आपको कंपनी में शामिल होना ही पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप शामिल होइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कंपनी से कभी कोई वास्ता नहीं है, तो आपको किसी ने एक फोर्स भी नहीं किया कि भाई आपको किसी कंपनी के शेयर्स लेने पड़ेंगे या आपको किसी कंपनी के सदस्य बनना पड़ेगा। कंपनी व्यक्तियों का एक पंजीकृत और स्वैच्छिक संघ है। दूसरी बात, विधान के अधीन निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। अर्थात जिस कंट्री का जो लॉ लागू होता है, जैसे भारत में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 वर्तमान में लागू है, तो ये विधान यानी लॉ के अधीन जिसका क्रिएशन किया गया है, विधान के अधीन निर्मित अपने आप में एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। या फिर द्वारा इस कृत्रिम व्यक्ति शब्द की अपन बात करते हैं कि कंपनी अपने आप में एक कृत्रिम व्यक्ति है। जैसे हम और आप प्राकृतिक व्यक्ति हैं, हम और आप कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं, कंपनी भी कोई भी संपत्ति अपने नाम से खरीद सकती है, अपने ही नाम से। हम और आप किसी के साथ कोई भी अनुबंध कर सकते हैं, कोई सौदा कर सकते हैं, कंपनी भी अपने ही नाम से किसी के भी साथ कोई अनुबंध कर सकती है, कोई सौदा कर सकती है। हमारा और आपका हित कभी कहीं प्रभावित हो रहा होता है तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके मुकदमा चला सकते हैं अपने नाम से। कंपनी का भी हित अगर कहीं प्रभावित हो रहा हो तो कंपनी भी ऐसे ही मुकदमा चला सकती है, कोर्ट में जा सकती है। कोर्ट ये नहीं कहेगा भाई आप कौन हो, क्यों कोर्ट मानता है कि कंपनी अपने आप में एक व्यक्ति है। जैसे और कोई व्यक्ति कोर्ट में आ सकता है अपना आवेदन लेके, ऐसे कंपनी भी कोर्ट में जा सकती है। आप अपने नाम से संपत्तियां, ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, ऐसे कंपनी भी अपने नाम से संपत्तियां, ज़मीन जायदाद खरीद सकती है। आप अपना कामकाज चलाने के लिए अपने नाम से बैंक में अपना खाता खोलते हैं, ऐसे कंपनी भी अपने नाम से अपना बैंक में खाता खोल सकती है। आप जैसे अपने सिग्नेचर्स करके चेक जारी करते हैं, ऐसे कंपनी भी अपनी वो सील लगा के अपने चेक जारी करती है और उस चेक को की वही वैल्यू होती है जैसे एक व्यक्ति ने जारी किया है। अर्थात जो भी अधिकार एक व्यक्ति के हैं, वो सारे अधिकार अपने आप में कंपनी के भी हैं। कंपनी अपने आप में कृत्रिम व्यक्ति है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड अपने आप में कृत्रिम व्यक्ति है। मुकेश अंबानी अपने आप में एक प्राकृतिक व्यक्ति है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि मुकेश अंबानी अपने आप में एक नेचुरल क्रिएचर है, वो एक अलग व्यक्ति है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड एक अलग व्यक्ति है। यहाँ दो व्यक्तियों की बात हो रही है। ऐसा हो सकता है किसी स्थिति में कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर मुकदमा चला सके और वाइस वर्सा। ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड किसी बात पे मुकेश अंबानी पर मुकदमा चला दे। यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड मुकेश अंबानी के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है,
रिलायंस इंडिया लिमिटेड का अपने आप में एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है और भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। लेकिन अगर कभी मुकेश अंबानी इस दुनिया में नहीं भी रहे तो ये मत मानिएगा कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड नहीं रही। रिलायंस इंडिया लिमिटेड अपनी जगह चलेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि टाटा ग्रुप किस युग से स्थापना की गई थी, वंश बदलते गए, पीढ़ियाँ बदलती गई, पर्सन्स बदलते गए, पर वो ग्रुप अपने आप में अपनी जगह काम कर रहा है। ऐसे ये यही अविच्छिन्न उत्तराधिकार है। कंपनी अपनी जगह पर रहती है। तो ध्यान रखिए, कंपनी अपने आप में एक व्यक्ति है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड अलग है और मुकेश अंबानी अपने आप में अलग है। यही बात कंपनी की तीसरी विशेषता में कही गई है कि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व है। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दी बात कि कंपनी अलग है, उसके सदस्य अपने आप में अलग हैं। कंपनी के सदस्य अलग हैं। सदस्य से हम मोटे तौर पर बात अंशधारियों को करते हैं और अंशधारियों से भी आगे चल के बात संचालकों की होती है और संचालकों से आगे चल के बात मैनेजिंग डायरेक्टर ने, प्रबंध संचालक ने, जिसको हम कहते हैं मालिक असली मुकेश अंबानी। ये सब अलग व्यक्ति हैं। कंपनी का अपने आप में एक अलग अस्तित्व है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी संपत्ति हैं, वो अंबानी के नाम से नहीं है, वो रिलायंस इंडिया लिमिटेड के नाम से हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड के जितने भी खाते हैं वो खाते किसी अंबानी के नाम से नहीं है, वो खाते रिलायंस इंडिया लिमिटेड के नाम से ही हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड जितने भी सौदे करती है वो रिलायंस इंडिया लिमिटेड नाम से ही करती है, क्योंकि लॉ रिलायंस इंडिया लिमिटेड को ही अपने आप में एक व्यक्तित्व मानता है, एक पर्सन मानता है। चौथी इसकी विशेषता की बात हम करते हैं, स्थायी अस्तित्व। कंपनी का, ये मैं आपको ऊपर भी बात कर चुका हूँ कि कंपनी का अपना एक स्थायी अस्तित्व होता है। इसीलिए लोगों का इस पर विश्वास बनता है कि भाई कंपनी ऐसे एकदम कहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी, कंपनी ऐसे कहीं एकदम गायब नहीं हो जाएगी। कंपनी का अपने आप में स्थायी अस्तित्व होता है। कंपनी सदैव चलती रहती है। स्थायी अस्तित्व क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर्सन महत्वपूर्ण नहीं है। पर्सन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पिता चला गया तो उसकी जगह पे बेटा आ जाएगा, वो बेटा चला गया तो उसकी जगह पे और कोई संतति उसकी आती जाएंगे। जैसे उत्तराधिकार नियम और चीज़ों में लागू होता है कि एक मकान किसी एक व्यक्ति ने बनाया, फर्ज कीजिए, और वो व्यक्ति को अगर मृत्यु हो गई तो क्या अगले दिन वो मकान भी गायब हो जाता है? मकान तो अपनी जगह पे रहता है ना। जैसे व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मकान एक से दूसरे को बेच दिया जाता है, आगे उनकी संतानें उस पर कब्जा कर लेती हैं, वो उस मकान में निवास करती हैं, उस मकान का प्रयोग करती हैं। ठीक है, ऐसे ही कंपनी है कि पर्सन है इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सन आता रहता है, जाता रहता है, एक आएगा दूसरा चला जाएगा। कंपनी अपनी जगह पर कायम रहेगी, इसलिए ये इसके व्यक्तित्व का स्थायित्व है। पांचवी बात, सार्वमुद्रा, जो कंपनी के हस्ताक्षर के समान मानी जाती है। क्योंकि ये आप और हम समझते हैं कि भाई कंपनी अपने आप में एक अदृश्य और अमूर्त व्यक्ति है। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के कोई हाथ हों, कंपनी के आँख हों, कंपनी के पाँव हों, कंपनी देख सकती हो, सुन सकती हो, बात कर सकती हो, हस्ताक्षर कर सकती हो। अब जब आप सब जगह कर रहे हो कि सब कुछ कंपनी के नाम से ही होगा, कंपनी के नाम से ही खाता होगा, कंपनी के नाम से ही अनुबंध किए जाएंगे, कंपनी के नाम से ही मुकदमा होगा, तो कई जगह सिग्नेचर्स भी करने पड़ेंगे। इस चीज़ के लिए एक सार्वमुद्रा होती है, एक सील होती है। वो सील जहाँ लगा दी जाती है, ऐसा मान लिया जाता है कि कंपनी ने अपना हस्ताक्षर कर दिया और कंपनी उस चीज़ से बद्ध हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम और आप कहीं सिग्नेचर करके उस चीज़ से बद्ध हो जाते हैं, ऐसे कंपनी के सार्वमुद्रा कहीं लग जाने से कंपनी उस चीज़ से बद्ध हो जाती है। नेक्स्ट इसमें विशेषता आती है, कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों की सीमा तक सीमित है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसने इस प्रारूप को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया है कि सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों तक सीमित है। थोड़ा सा एक बार हम पीछे की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि जो मैंने सबसे पहले आपसे बात की थी, व्यवसाय का सबसे प्राचीन प्रारूप एकल व्यापार, सोल ट्रेड, उसमें क्या होता था? एक व्यक्ति होता था, वही अपना पैसा लगाता था, वही सारे निर्णय लेता था, वही सारे लाभ कमाता था, और यदि हानि हो जाए तो वो हानि भी सारी वही उठाता था। इस हानि में कभी कभी आपने देखा भी होगा कि लोग कहते हैं कि फलां व्यक्ति बिजनेस में बर्बाद हो गया, उसका घर बिक गया, उसकी संपत्ति बिक गई, घर के गहने बिक गए, बर्तन बिक गए, खेत बिक गया, सड़क पे आ गया वो आदमी। क्योंकि वहाँ व्यवसाय में और व्यक्ति में कोई अंतर ही नहीं था। आप ये नहीं कह सकते साहब ये लॉस तो मेरे बिजनेस को हुआ है, मेरे घर को तो रहने दीजिए, तो आप और आपका बिजनेस एक ही है। अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ है तो वो आपको अपने घर से भी लाना पड़ेगा, पत्नी के गहने भी देने पड़ेंगे। और ये कि यही समस्या साझेदारी में थी। साझेदारी में तो बल्कि इससे भी खराब स्थिति थी कि वहाँ पर अगर एक्स नहीं दे पा रहा है तो वाई से लिया जाएगा, एक्स का भी हिस्सा अगर वाई समर्थ है तो। मतलब वहाँ तो ये था कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा नुकसान में रहेंगे, क्योंकि और लोग नहीं दे पा रहे हैं और आपको वो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। इस डर से ही लोग बिजनेस नहीं करते थे, इसी डर से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे कि भाई इतना लॉस अचानक हो गया तो मैं क्या करूँगा, कहाँ से लाऊंगा पैसा, कहीं मेरा घर तो नहीं बिक जाएगा, मेरी गाड़ी तो नहीं बिक जाएगी।
अब यहाँ नहीं है। अब आप आराम से निर्धारित कीजिए कंपनी प्रारूप में कि साहब मैं 20,000 रुपये तक की रिस्क ले सकता हूँ। कोई कहता है मैं 2 लाख रुपए तक की तो रिस्क ले सकता हूँ, कोई कहता है मैं 10 लाख रुपए तक की रिस्क ले सकता हूँ, ऐसे जिसकी जितनी क्षमता हो। तो आपका दायित्व तो आपके द्वारा धारित अंशों की सीमा तक सीमित है। अर्थात रिलायंस इंडिया लिमिटेड में फ़र्ज कीजिए आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स लिए हुए हैं और एक बार की कल्पना कीजिए कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड बर्बाद हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई। रिलायंस इंडिया लिमिटेड को खरबों रुपए का कर्जा चुकाना है। ऐसी स्थिति में क्या आपके घर आ जाएंगे? क्या आपके घर पे तो ये आलीशान तो घर बना हुआ है आपका, करोड़ों रुपए का, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आपके यहाँ, निकालो ये पैसा? ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपने रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने 5 लाख रुपए के शेयर्स लिए हुए और आपका दायित्व 5 लाख रुपए तक सीमित है। ये आपने बहुत पहले ही सोच लिया था कि भाई मैं 5 लाख रुपए तक का रिस्क ले सकता हूँ, और आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स लिए और 5 लाख रुपए तक तो वास्तव में आप देने के लिए बाध्य हैं। 5 लाख के बाद आपके पास चाहे 1 करोड़ रुपए हों चाहे 10 करोड़ रुपए हों, आपसे एक नया पैसा भी नहीं मांगा जाएगा। और इसी चीज़ को कहते हैं सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों की सीमा तक सीमित है। और ये किसी भी व्यावसायिक प्रारूप में एक बहुत बड़ी खूबी होती है। इसी के कारण लोगों की हिम्मत हो जाती है कि हम भी बिजनेस करें, हम भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारा दायित्व तो जितना हम चाहेंगे उतना तक सीमित है। कोई हमसे ये नहीं कहेगा कि आपको इतने करोड़ के अंश खरीदने पड़ेंगे। अगर आपकी क्षमता 1,000 रुपये की तो आप 1,000 रुपये के अंश खरीद लीजिए, किसी की 10,000 की तो 10,000 के खरीद लीजिए। ये 6 बातें मित्रों आज हमने की। आज इस वीडियो में आपसे इतनी ही बात करूंगा। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको कंपनी की आगे की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा और हम उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तब तक आप आज जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है इस बारे में मंथन करें, चिंतन करें, विचार करें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों।